ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों का मेन टारगेट ये था। ये जो प्रोग्राम है आप लोगों का, वो क्या है? इंटर्नशिप प्रोग्राम है ना। इंटर्नशिप प्रोग्राम है मैकेनिकल का। और मैकेनिकल में हम जो सोचा था क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, और कैसे प्रोसेस चलता है, क्या क्या होता है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज है उसके साथ फेमिलियराइजेशन, ये सारी बातें हमको कवर करनी। ठीक है। उसमें से हम लोगों ने बात किया है अभी तक प्रोसेस के ऊपर, कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस पैरामीटर्स क्या होते हैं ना। प्रोसेस एंड प्रोसेस पैरामीटर्स। इसमें हमने प्रेशर मेजरमेंट देखा, टेम्परेचर मेजरमेंट देखा, है ना। तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे फ्लो एंड लेवल के ऊपर। फ्लो मेजरमेंट एंड लेवल मेजरमेंट। उसके बाद एक आइडिया ले लेते हैं क्या क्या होने वाला है। ये होने के बाद हम लोग ऑलरेडी जो यहाँ पे ऑफलाइन पे आए थे आप लोगों का हुआ है, बट कुछ ऑनलाइन पे भी ज्वाइन किए हैं, तो इनके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा। एक बार हम लोग क्या देख लेंगे, पावर प्लांट देख लेंगे, थर्मल पावर प्लांट। सो थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, बॉयलर है तो बॉयलर में कहाँ पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर का रोल क्या रहता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, है ना। एम आई क्लियर? सो पावर प्लांट की बात जब हम करेंगे तो फिर हम लोग देख लेंगे बॉयलर के सर्किट्स, हम लोग देख लेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हम लोग टरबाइन के पूरा सर्किट्स नहीं देखेंगे, बट टरबाइन के ऊपर थोड़ा सा बातचीत कर देंगे, और ऑटोमेशन देखेंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जिसमें हम लोग पीएलसी स्काडा यूज करते हैं, और फिर उसी से इंडस्ट्री का जितना सारा इक्विपमेंट होता है उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा आप लोगों का पूरा का पूरा। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है? नंबर वन, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, और प्रोसेस पैरामीटर्स के मेजरमेंट कैसे लेने हैं उनको, उसका यूनिट क्या होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सेंसर क्या यूज करते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। प्रोसेस में हम लोग पावर प्लांट को देखेंगे, बॉयलर का ऑपरेशन देखेंगे, टरबाइन का ऑपरेशन देखेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ऑपरेशन देखेंगे, एंड ऑटोमेशन देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सारा चीजें होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पे कैसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। और ये जो अ, हमारा लेक्चर का जो तरीका रहेगा, वो फेमिलियराइजेशन के बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को ऑपरेटर बना रहा हूँ या फिर पूरा का पूरा फील्ड का सारा नॉलेज आ जाएगा, आपको जरूरत भी नहीं है अभी। अभी अगर आइडिया हो जाता है बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ये सर। अगर कोई भी चीजें छूट जाती है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसको बता सकते हो कि सर ये चीज फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं कर दूंगा, ठीक है। सो भाई, प्रेशर और टेम्परेचर हो गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो के ऊपर। व्हाट इज फ्लो? फ्लो का क्या मतलब होता है, बताओ। फ्लो मतलब सम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज पासिंग थ्रू सम क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज का मूवमेंट, है ना। तो फ्लो का यूनिट क्या होता है? फ्लो का यूनिट क्या होता है? हम लोग यूज करेंगे TPH।
क्या यूज करेंगे? टीपीएच। टीपीएच क्या होता है? टन्स पर आवर, कि कितना टन एक घंटे में पास हो रहा है। जैसे हम लोग क्या बात करने वाले हैं? पावर प्लांट की बात करने वाले हैं, बॉयलर की बात करने वाले हैं, टरबाइन की बात करने वाले हैं। तो वहां पे देखोगे कि स्टीम फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो स्टीम, कितना टन का स्टीम पास हुआ, तो एक घंटे में कितना स्टीम फ्लो कर रहा है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो फ्लो इज इन टर्म्स ऑफ टन्स पर आवर। अब बात करते हैं कि फ्लो को मेजर कैसे किया जाता है। भाई, फ्लो मेजरमेंट का बहुत सारा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। एरिया फ्लो मीटर आता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर आता है, बहुत सारे आते हैं ना। बट हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग यूज करेंगे ओरिफिस प्लेट। नाम सुना है ओरिफिस का? ओरिफिस प्लेट यूज करने वाले हैं। अब ओरिफिस प्लेट क्या है? क्या ओरिफिस प्लेट मेजर कर सकता है? तो ओरिफिस प्लेट फ्लो को मेजर नहीं कर सकता है। ओरिफिस प्लेट क्या है? ये सिंपल एक प्लेट है। ये एक क्या है? सिंपल सा एक प्लेट। ये फ्लो को कैसे मेजर कर लेगा? तो ये फ्लो मेजर नहीं करता है। कौन करता है फिर मेजर? इस टाइप का एक प्लेट है ओरिफिस। ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के ओरिफिस प्लेट आते हैं। कॉन्सेंट्रिक आता है, एसेंट्रिक आता है, अलग अलग टाइप के। छोड़ो। अब इससे क्या फायदा मिलता है? ये क्या करता है पता है? ये इसको हम लोग जिस पाइपलाइन पे फ्लो हो रहा है, उस पाइपलाइन पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे यहाँ। अभी जब हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है अपना ओरिफिस, तो ये क्या कर रहा है? ये एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या कर देगा? एरिया छोटा कर देगा पाइप का। यही ओपनिंग बचा है मेरा। तो जो पानी का फ्लो है वो क्या हो रहा है? तो यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो बीच वाला तो सीधा निकल जाएगा, है ना? यहाँ पे आके इस तरीके से निकल जा रहा है। ये रेस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या करेगा? ये अपना पाथ चेंज कर। अब जब निकलेगा तो अब, जब ये निकलेगा ओरिफिस प्लेट से तो क्या होगा? यहाँ पे आके हिट करेगा, यहाँ पे आके हिट करेगा। ऐसा क्यों? यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ है बताओ? मैं पेन का कलर चेंज कर लूं? ये बताओ। बोलो। ऐसे जा रहा है ना पानी। अब यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्ट हो गया तो फिर ये क्या हो रहा है? इस टाइप से जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है, इस टाइप से जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा लॉ एक्ट हुआ यहाँ पे बताओ? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। जब हम लोग क्या जानते हैं, कंटिन्यूटी क्या बोलता है? एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। जब आपने एरिया छोटा करके इसका वेलोसिटी बढ़ गया, है ना? एरिया छोटा होने से वेलोसिटी हाई हो गया, तो ये ज्यादा दूर जाके स्ट्राइक कर रहा है, इस तरीके से जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस जगह पे, इस जगह पे क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे क्रिएट होगा लो प्रेशर, है ना? तो हमने क्या किया? ओरिफिस प्लेट लगा के प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर लिया। जब प्रेशर डिफरेंस आ गया इस दो जगह पे, तो मैं कोई सा भी एक सिंपल डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा के यह प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकता हूँ। और अगर आप लोगों को याद है तो आपको पता है कि फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा पी। फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा पी। मतलब डिफरेंशियल प्रेशर जितना होगा उसका स्क्वायर रूट ले लो,
तो ये फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा बेस्ड ऑन दिस ओरिफिस प्लेट एंड ऑल। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लो मेजर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फ्लो, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लो मेजर करने के लिए क्या यूज करते हो, तो फ्लो मेजर करने के लिए हम लोग ओरिफिस प्लेट यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन विल बी, क्या ओरिफिस प्लेट डायरेक्टली फ्लो मेजर कर सकता है? तो ओरिफिस प्लेट अपने से फ्लो मेजर नहीं कर सकता है। ओरिफिस प्लेट क्या करता है, ये सिर्फ डिफरेंशियल प्रेशर को क्रिएट करता है, और जो अपना फ्लो होता है दैट इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिफरेंशियल प्रेशर। एम आई क्लियर एवरीवन? अब बात कर लेते हैं लेवल। लेवल, देखो लेवल मेजरमेंट करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है ना। अगर कोई एक ओपन टैंक है, अगर लो कोई सा भी एक ओपन टैंक है, तो इसका लेवल तो हम कैसे भी मेजर कर लेंगे, है ना। ओपन टैंक है, इसके अंदर पकड़ लो पानी है या फिर कोई सा भी लिक्विड है, तो हम इसमें कोई एक पर्टिकुलर बॉब लगा सकते हैं यहाँ पे, और फिर इस टाइप से पुली सिस्टम करके यहाँ पे एक वेट के साथ पॉइंटर दे दे और यहाँ पे स्केल मार्क कर दे। तो जैसे जैसे पानी नीचे आएगा, क्या होगा, पानी नीचे आएगा तो ये बॉब नीचे आएगा, तो ये स्केल ऊपर जाएगा। मतलब जब ये एकदम नीचे आ रहा है 0%, तो यहाँ पे होगा मेरा 0%, यहाँ पे होगा 100%, है ना। ये स्केल ऐसे मूव करेगा, बॉब ऐसे मूव करेगा, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस टाइप से ओपन टैंक में तो किया जा सकता है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेजर करने वाले हैं बॉयलर के ड्राम का प्रेशर लेवल। अब बॉयलर का ड्राम मतलब क्या होता है, आप लोगों को अभी तक आइडिया हो चुका होगा। बॉयलर का ड्राम बोलने से क्या समझ में आता है, इट इज ए क्लोज्ड वेसल। इट इज ए क्लोज्ड वेसल। और क्लोज्ड वेसल वो भी कैसा, प्रेशराइज्ड वेसल, है ना। क्लोज्ड वेसल, वो भी प्रेशराइज्ड। और इसमें क्या होता है, इसमें पानी भी होता है और स्टीम भी होता है। तो पानी जो है वो रहता है मेरा नॉर्मल वर्किंग पे, पानी का रहता है 40%, और स्टीम जो होता है वो रहता है 60%। अब हमको इसके अंदर का, अब देखो हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, पकड़ लो अगर ड्राम है, मैं एक एवरेज ड्राम पकड़ता हूँ मीडियम मीडियम प्रेशर का, तो पकड़ लो ये है मेरा 65 kg/cm² का प्रेशर है इसमें, एंड 280 डिग्री के करीब में टेम्परेचर पकड़ लो। तो अभी अगर इसका हम देखेंगे, तो आप बाहर से तो आइडिया नहीं लगा सकते हो ना कि इसके अंदर में कितना पानी है, कोई बता सकता है? क्योंकि एक तो ये शेल है, हाई प्रेशर है अंदर में, मतलब आप बहुत अच्छा मेटेलिक प्लेट से आपने बनाया हुआ है। उसके बाद इस, ये हाई टेम्परेचर में है, इसका मतलब इसके चारों तरफ आपने क्या किया होगा, इंसुलेशन लगाया होगा। तो इंसुलेटेड एक कैप्सूल है और उसके अंदर पानी कितना है वो कैसे पता करें भाई, है ना। तो ये एक चैलेंज है, उसको देखेंगे कैसे करना है। दूसरा पकड़ लो, एक मैं ले लेता हूँ अपना डीएम ट्रांसफर, डीएम टैंक, आप लोगों को याद होगा। डीएम टैंक क्या है, डीमिनरलाइज वाटर टैंक, जहां पे आके क्या होता है, पानी जमा करके रखते हैं हम लोग, डीएम टैंक। अब ये डीएम टैंक जो है, इसमें तो सिर्फ पानी है, इसमें स्टीम नहीं है, ये हाई प्रेशर नहीं है, ये ओपन टैंक है, नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है। तो ये दोनों टैंक का, ये भी क्लोज ढका हुआ है, बट प्रेशराइज नहीं है। क्लोज टैंक है, प्रेशराइज नहीं, ये प्रेशराइज। दोनों का लेवल अपने को मेजर कर। तो इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, पकड़ लो इसमें पानी, यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना। तो एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। सिंपल एक काम करते हैं हम लोग, नीचे से ना इसके बेस लाइन से एक टेपिंग ले लेते हैं, और ये जो टेपिंग लिया जाता है इसको हम कहते हैं इम्पल्स लाइन।
तो एक इम्पल्स निकालते हैं यहाँ पे, और इसी इम्पल्स पे एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा देते। क्या लगा देते हैं? प्रेशर ट्रांसमीटर कनेक्ट करते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर कनेक्ट कर दिए भाई। अब प्रेशर को अगर हम देखेंगे तो अपने को ना लेवल का पता चल जाएगा। कोई बताएगा कि कौन सा प्रिंसिपल से होता है, कौन सा फॉर्मूला है? कि अगर मैं प्रेशर ट्रांसमीटर से प्रेशर को यहाँ इस पॉइंट पे अगर मुझको प्रेशर मिल जाए तो मैं इसका लेवल बता सकता हूँ। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? सबीर, हबीजुर, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोगों ने क्या किया, एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा दिया और उससे हमने प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर हमको मिल गया। प्रेशर इज P। मुझको पता करना है कि इसका हाइट कितना है ना? अंदर में पानी कितना है, हाइट कितना है, कैसे पता करेंगे? भाई P इज इक्वल टू H रो जी। होता है कि नहीं होता है? बोलो। P इज इक्वल टू H रो जी। H क्या है? H इज द हाइट। रो क्या है? रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। H is the height of the liquid, rho is the density of the liquid, and G is your acceleration due to gravity. तो अगर आपको प्रेशर पता है इस पॉइंट पे, प्रेशर अगर पता है तो डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड है वो तो पता होगा ही होगा, और जी आपको पता है तो आप हाइट को निकाल सकते हो, है ना? H will be equal to P by rho। Am I clear? ये पॉसिबल होता है जब मेरा टैंक क्या है कि प्रेशराइज नहीं है। अब अगर यहाँ पे भी स्टीम है और वो अलग से कोई एक प्रेशर इसके ऊपर दे रहा है, तब तो ये वाला यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा वो चेंज हो जाएगा ना। कि ये एडिशनल प्रेशर अगर इसके ऊपर आ जाता तो ये प्रेशर चेंज हो जाता, तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता था कि लेवल कितना होगा। जैसा कि इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 60% जो स्टीम है वो स्टीम एडिशनल प्रेशर क्रिएट कर रहा है पानी के ऊपर, है ना? ये 65 kg का अगर स्टीम है तो दैट स्टीम इज क्रिएटिंग सम प्रेशर ऑन द लिक्विड। तो मैं अगर यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा, दैट प्रेशर विल बी ड्यू टू द हाइट ऑफ द लिक्विड प्लस द प्रेशर ड्यू टू स्टीम। एम आई क्लियर? बोलो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टीम का जो प्रेशर है ना, स्टीम का जो प्रेशर है उसको माइनस करना पड़ेगा। जितना भी प्रेशर पे होगा तो उससे स्टीम का प्रेशर को माइनस करना है। कैसे करेंगे? हम एक काम करते हैं, ऊपर से एक टेपिंग ले लेते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर की जगह पे एक डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिफरेंशियल प्रेशर। ठीक है। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पे हमको और भी बहुत सारी चीजें लगानी होती है। कंडेंसर पोर्ट लगाना होता है, वाल्व्स लगाने होते हैं, वो सब मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आइडिया के लिए। तो एक डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा दिए और ऊपर से टैपिंग ले लिए, नीचे से टैपिंग ले लिए। अब क्या होगा, ये जो 60% स्टीम चेस्ट की वजह से जो प्रेशर था वो तो इसमें भी आएगा, इधर भी आएगा। तो जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर होता है उसमें क्या होगा, एक डायाफ्राम रहेगा, इसमें दो टेपिंग होंगे। एक में क्या होगा, हाई प्रेशर आ रहा है, और एक में क्या हो रहा है, लो प्रेशर आ रहा है।
और तो डायाफ्राम कितना डिस्प्लेस होगा, ये डिस्प्लेस होगा जितना हाई और लो के बीच में डिफरेंस है उतना ही ये डायाफ्राम मूव करेगा, और उसी को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके अपने पीएलसी या डीसीएस पे ले लें। समझ में आ रहा है? तो ड्रम लेवल मेजर करने के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। और वाटर डीएम वाटर टैंक में लेवल मेजरमेंट के लिए क्या लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं सिंपल प्रेशर ट्रांसमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ प्रेशर मेजर करके या फिर डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करके हम लोग फ्लो भी निकाल सकते हैं, हम लोग लेवल भी निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, देखा, these are your orifice plate। देखो यहाँ, तो ये आपका पाइप का डाया होगा, है ना? ये रहा आपका पाइप का डाया, और इतना सा होल ओपनिंग है। तो जो लिक्विड होगा यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा इस पूरे एरिया में, सिर्फ इतने से पास हो पाएगा। तो जो क्रिएट होगा हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, उसको क्या बोला जाता है, वेना कॉन्ट्रैक्टर, है ना? ये भी एक ओरिफिस प्लेट है, ये तो है ना? तो जहाँ जिस पाइप में ओरिफिस प्लेट जहाँ पे लगा होगा, आप देखोगे यहाँ पे दो फ्लैंज होंगे, इस टाइप के फ्लैंज लगे हुए हैं, नट बोल्ट से टाइट किया हुआ। और ये ओरिफिस प्लेट का ये वाला पार्ट जो है वो ऐसे निकला हुआ पाइप में इंसर्ट, देखने से ही पता चलता। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। देखो कि अलग अलग साइज के होते हैं, हाँ अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो, ये सर्कुलर है, ठीक है। मतलब जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की बात कर रहा था, इस टाइप से। यहाँ पे देखो दो टाइप, दो ओपनिंग है। प्रेशर ट्रांसमीटर में एक ही ओपनिंग मिलेगा, एक ही इंपल्स कनेक्ट करने का मिलेगा। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में क्या होगा, इधर भी है और यहाँ पे भी इंपल्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक में हाई प्रेशर जाएगा, एक साइड पे लो प्रेशर जाएगा। ये एक स्मार्ट ट्रांसमीटर है, यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले है जहाँ पे आपको मिली एम बार मतलब मिली बार में आपका डिस्प्ले हो रहा है कि कितना प्रेशर, ठीक है। सो सेम डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर कैन बी यूज एज फ्लो ट्रांसमीटर। फ्लो ट्रांसमीटर में और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं दिखेगा। एम आई क्लियर?
डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर जब कभी भी हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसके नीचे इस टाइप का एक बल्ब लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड योर मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड बल्ब। इसका काम देखो, यहाँ पे एक की दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड योर इक्विलाइजिंग बल्ब। एक हाई प्रेशर साइड होगा, एक लो प्रेशर साइड होगा, और ये बीच वाला क्या है, इक्विलाइजिंग है। अगर आप इक्विलाइजिंग को खोल देते हो तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर मिक्स हो जाएगा, बराबर रहेगा दोनों साइड पे। इक्विलाइजिंग को बंद कर दो, हाई प्रेशर लो प्रेशर खोल दो, तो एक साइड पे हाई प्रेशर रहेगा, एक साइड पे लो प्रेशर रहेगा। ये कौन सा वाल्व है, मैनीफोल्ड वाल्व। ठीक है, कोई सवाल है तो बोल सकते हो सभी। अभी जो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? तो हमने प्रोसेस पैरामीटर्स अच्छे से समझ लिया, है ना। चार प्रोसेस पैरामीटर के बारे में ही मैंने आपको बताया है, उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा और पढ़ाई करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है चारों। क्या क्या बात किया हमने, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो एंड लेवल। क्या क्या देखना है इसमें, वो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। इसमें यह देखना है कि तीनों चीजों का डेफिनेशन देखना है आपको, कि होता क्या है, प्रेशर क्या है, फ्लो क्या है ना। सो डेफिनेशन देखना है, और क्या देखना है आपको, इसका यूनिट देखना है, आप कैसे मेजर करते हो, ऐसा यूनिट्स, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स रहते हैं, वो सारे यूनिट्स आपको याद रखने हैं, वो देखते हैं। और क्या देखता है इसमें, कि सेंसर क्या यूज कर सकते हैं इसको मेजर करने के लिए, सेंसर्स देखेंगे। और क्या देखेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर यूज करते हैं हम लोग, कौन सा पैरामीटर को मेजर करने के लिए। ये चार चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन इज योर इंस्टॉलेशन। इसको अभी मैं इंस्टॉलेशन कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसको स्किप कर रहा हूँ, और एक चीज स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है आपका कैलिब्रेशन। अच्छा, कैलिब्रेशन क्या होता है बताओ, कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन मतलब, भाई आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जब यूज करते हो, वो सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है, कैसे पता चले? तो हमको इसको किसी एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के साथ मैच कराना होता है। जैसे पकड़ लो, आपके हाथ में घड़ी है, अब ये घड़ी में जो टाइम दिखा रहा है वो सही है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, हम अपने घड़ी को ना किसी एक स्टैंडर्ड टाइम के साथ मैच करा लेते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रेलवे के टाइम के साथ मैच करा लिया, या फिर दूरदर्शन के टाइम के साथ मैच करा लिया, तो स्टैंडर्ड मिल गया। सिमिलर थिंग्स हैपेंस इन केस ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट्स। हमको हर 6 महीने में या साल में एक बार जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सबको कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो उसका अलग अलग कैलिब्रेटर यूज होता है, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो उनको खोल के लाते हैं, फिर उसको कैलिब्रेट करके हम देखते हैं कि एरर कितना है, कि हम जब 0 to 100% जा रहे हैं, 0 to 100% जा रहे हैं, तो उसमें कितना एरर आ रहा है। तो इसको देखा जाता है 0% पे, 25% पे, 50% पे, 75% पे इनपुट देते हैं, और देखते हैं कि इसका आउटपुट कितना आ रहा है। तो उसी के हिसाब से हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। एंड आई एम स्कीपिंग दिस कैलिब्रेशन पार्ट हियर। ओके, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये चार चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, आवर सेकेंड पॉइंट वाज पावर प्लांट, है ना। प्रोसेस हो गया, तो हम प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे? भाई हम लोग बात कर रहे थे पावर प्लांट के बारे में। और पावर प्लांट, वो भी कौन सा पावर प्लांट, बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं, बहुत अलग अलग सोर्स से होते हैं।
हम लोग बात कर रहे थे थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट में भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। फिर हम इस थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या यूज कर रहे थे? हम लोग यूज कर रहे हैं एएफपीसी बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन, ये दो चीज हम। सो थर्मल पावर प्लांट जब मैं बोलता हूँ, इसका मतलब होता है कि हीट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पावर जनरेशन। पावर मतलब कौन सा पावर? इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आज के डेट पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है। हालांकि थर्मल पावर प्लांट से हम लोग निकलना चाहते हैं। टिल डेट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पावर इज योर थर्मल पावर। बट हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, रिन्यूएबल पावर सोर्स में शिफ्ट हो जाए, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया। तो मोस्टली आज के डेट पे हम लोग सोलर एनर्जी पे या फिर सोलर पैनल्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं rather than thermal power. But still, the life of thermal power plants is not minimum less than your 100 200 years. Okay, so thermal power plants will remain here. और हम लोग जो बॉयलर ले रहे हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए, उसमें हम लोग यूज करने जा रहे हैं कोयला, कोल। तो आपको पता है थर्मल है मतलब हीट है, और अगर हीट प्रोड्यूस करना है तो अपने को कोई एक फ्यूल चाहिए। और जो फ्यूल हम लोग यूज करेंगे, कौन सा फ्यूल यूज करेंगे? फ्यूल विल बी यूज, हम कोयला यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं कोयला के बारे में बात कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं कि कोल क्या होता है। व्हाट इज कोल? कोल इज नथिंग बट फॉसिल फ्यूल, है ना। कोयला क्या है? फॉसिल फ्यूल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है सब? फॉसिल फ्यूल वो है जो किसी एक टाइम पे जमीन के अंदर चला गया था, लेकिन 100% डिकम्पोज नहीं हो पाया। सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर में वो ऐसे रहा कि आधा जला हुआ चीज जिसमें बहुत हाई एनर्जी रह गया है। और फॉसिल फ्यूल दो टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है अपना पेट्रोलियम, और एक होता है कोयला, कोल। कोल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कोल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल? तो हम क्या बोलेंगे? कोल का कॉन्स्टिट्यूएंट है नो कैश मिस्टर नरेंद्र मोदी। अरे नरेंद्र मोदी बहुत बोल रहे हैं। एम आर, नो कैश एम आर क्या होता है ये? एन फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, सी फॉर कार्बन, ए फॉर एश, एस फॉर सल्फर, एच फॉर हाइड्रोजन, एंड एम आर फॉर मोस्ट। कोयला को अगर आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, अल्टीमेट एनालिसिस करोगे, तो फिर आपको मिलेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एस, सल्फर, हाइड्रोजन एंड मॉइस्चर। यही चीजें कोयला में प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब डिपेंड करता है कि किसका परसेंटेज क्या है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है, एश कितना परसेंट है, सल्फर कितना परसेंट है ना, आपका हाइड्रोजन कितना परसेंट है, एंड मॉइस्चर कितना परसेंट।
इसके ऊपर बेस करके अलग अलग कोयला का ग्रेड अलग अलग होता है, उसका कीमत भी अलग अलग। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर हम देखते हैं कोयला में तो वो होता है हमारा कार्बन। कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना बेटर कोयला मिलेगा आपको, उतना ज्यादा जीसीबी मिलेगा। अच्छा, फ्यूल की बात कर रहे हैं तो फिर हम इस पर बात नहीं किया कि फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोयला का, इसको बोलते हैं जीसीवी, मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। एक यूनिट कोयला बर्न करने से कितना हीट प्रोड्यूस होता है वही होता है आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के साथ एक टर्म और जुड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू, एनसीवी। एनसीवी क्या होता है कि एक्चुअल यूजफुल हीट जो हमको कोयला से मिलता है। अब बात यह है कि भाई कोयला कुछ हीट तो दे रहा है, और फिर एक्चुअल हीट क्या है फिर, यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये मॉइस्चर। तो बात क्या है कि मॉइस्चर उड़ने के लिए कुछ एक हीट तो ले लेगा, तो कोयला जल के जितना आपको हीट देगा वो पूरा का पूरा कन्वर्शन नहीं हो रहा है। दूसरा छुपा रुस्तम होते हैं ये दोनों, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट कंट्रीब्यूट करते हैं और बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट लेके ये H2O गैस बन के निकल जाते हैं, H2O गैस बन के निकल जाते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, जो हमको जीसीबी देखने को मिलता है ना, उस जीसीबी से कम हीट एक्चुअल में कन्वर्शन में लगता है। और इसीलिए हम लोग दो टर्म यूज करते हैं सॉलिड फ्यूल में, कोयला में। एक को हम बोलते हैं जीसीबी और दूसरे को बोलते हैं एनसीवी। एम आई क्लियर? बोलो। कोल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्लियर हुआ? नो कैश एमआर। हाँ भाई, हाफिजुल। आपसे और एक चीजें पूछी जा सकती है, और वो है कि कोल का फॉर्मेशन बताओ, कोयला कैसे बना। तो अलग अलग टाइप के कोयला मिलता है, जिसमें कोयला को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो क्या रहेगा, तो प्लांट डेब्रिस। और प्लांट डेब्रिस से जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल होता है वो क्या होता है, पीट। पीट के बाद थोड़ा उससे अच्छा कोयला जो होता है उसे हम बोलते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट के बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस के बाद उससे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट के बाद फाइनल स्टेज पे आता है आपका ग्रेफाइट या फिर डायमंड। हम लोग पावर प्लांट में कौन सा कोयला यूज करते हैं, पावर प्लांट में हम लोग मोस्टली बिटुमिनस, लिग्नाइट, और लिग्नाइट एंड बिटुमिनस के बीच का जो कोल है वो पावर प्लांट में ज्यादा यूज होता है, लाइट से लेके। एंथ्रासाइट कोल इज वेरी हाई ग्रेड कोल, जो कॉस्टली पड़ता है पावर प्लांट के लिए, जरूरी नहीं इसका हाई जीसीबी रहता है बहुत ज्यादा। ग्रेफाइट कोई एक फ्यूल है नहीं, ग्रेफाइट जलेगा नहीं, ग्रेफाइट इज प्योर कार्बन, 100% कार्बन रहता है ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट हम लोग यूज करते हैं किसमें, जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल का लीड वगैरह बनाने में ग्रेफाइट यूज करते हैं, कार्बन ब्रश बनाने में ग्रेफाइट का यूज करते हैं। बट ग्रेफाइट को एज ए फ्यूल यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जलेगा ही नहीं, प्योर कार्बन। तो कार्बन का परसेंटेज बढ़ने से फ्यूल अच्छा होता है, लेकिन अगर 100% कार्बन हो जाए ना तो वो जलता ही नहीं। तो समझना। ठीक। सबीर, एम आई क्लियर?
हाँ भाई बोलो। तुम लोग बोलेगा नहीं तो फिर हमको समझ में कैसे आएगा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यस सर। है? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके। सो तो भाई हमने कोयला का मोटा मोटी एक चैप्टर क्लोज कर दिया कि कोयला होता क्या है, कोयला का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन सा कोयला हम लोग यूज करते हैं। और ये जो कोयला यूज करते हैं ना पावर प्लांट में, उसका जीसीबी जो होता है वो पकड़ लो 3000 से लेके 5000 किलो कैलोरी पार के, उतना इस जीसीबी का कोयला यूज। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सारी बातें अगर आप जानते हो तो आप कहीं पे भी इंटरव्यू पे जाओगे तब भी लगेगा कि नहीं बंदे को कुछ पता है ना। कि नहीं इसको कोयला के बारे में पूछा तो कोयला पता है, पानी के बारे में पूछा तो पानी पता है, थर्मल इंजीनियरिंग पता है, टरबाइन पता है, बॉयलर पता है। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना चाहिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, अगर यही जितना सारा चीजें मैंने बताया है, आज जितना सारा बताया वहां से कम 5 नंबर कवर हो जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेगा। टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट इक्वल होता है, ये कॉमन क्वेश्चन रहा है। फिर कौन सा कोयला यूज करते हैं, कोयला का फॉर्मेशन, लिग्नाइट अच्छा है कि बिटुमिनस कोयला अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। जीसीबी क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अ, जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल है वो कंस्टिट्यूएंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग अपना जो भी रिपोर्ट बना रहे हो रिपोर्ट में डालो, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। एक बार ट्राई करना, अपना गूगल ओपन करके, गूगल गूगल का जो सर्च बार है उसके बगल में उसके पास देखो एक माइक का सिंबल है और उसके पास एक स्कैनर का सिंबल है। तो स्कैनर से ये क्यूआर कोड को एक बार स्कैन करो, तो स्कैन करके देखो। स्कैन करके कैमरा पे क्लिक करना, तो आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाना चाहिए। तभी ट्राई वंस। सर स्कैन नहीं होता है। क्लियर स्कैनर नहीं है। नहीं आता है? सर स्कैन नहीं हो रहा है, मतलब क्लियर नहीं है। गूगल स्कैनर से स्कैन करने की ट्राई किया? हाँ सर। नहीं उतने पता है, अच्छा ठीक। और एक तरीका है, आप लोग एक काम करो, आपका जो व्हाट्सएप कर दो मुझको, आपका मेल आईडी व्हाट्सएप कर दो, तो यहाँ से डायरेक्टली मेल चला जाएगा। चलो इसको बाद में करते हैं। मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आप लोगों को पीडीएफ, है ना। आप लोगों का काम यह है कि भाई मेरे को अर्जेंटली जो भी आपने रिपोर्ट तैयार किया है वो रिपोर्ट आप सबमिट करो। अगर ग्रुप में नहीं करते हो तो इंडिविजुअली मुझको दे दो, व्हाट्सएप कर दो, पीडीएफ बना के करो, इमेज फॉर्मेट में करो। लेकिन मुझको देखना है आप लोग क्या क्या अभी तक कवर किए हो, क्या क्या सीखे हो, है ना। समझ में आ रहा है समीर? काफी कुछ काफी कुछ हो गया ना, बहुत सारा चीजें हमने कवर कर दिया है क्या, समीर अहमद? हाँ सर।
तो जितना भी हमने कराया है ना, वो सारा मेरे को बढ़िया से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि ये चीजें मैंने इस ट्रेनिंग से सीखा है। कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है? हाँ सर, सीखा है। थोड़ा बहुत कि बहुत थोड़ा? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत सीखा है क्या? हाँ सर। इतना सारा चीजें बता दिया, तुम बोलता है कि थोड़ा बहुत चीज सीखा है। सर बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सर ऑनलाइन इतना समझ में नहीं आता है सर। वो तो अभी रिपीट करो, ये जो लेक्चर है उसको 2 बार देखो, 4 बार देखो। मैंने जितना बता दिया है उतना अगर जान जाओगे तो बहुत कुछ कर जाओ, है ना। हाँ सर। और सारा वीडियोस तो है ही तुम्हारे पास में, दे के रखा हूँ। वीडियोस को हम्म। देखोगे तब भी समझोगे, है ना। हाँ सर। तो बढ़िया से करो। ओके, बाय बाय। बाय बाय सर।